बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से सेशन के अंदर। ऑल राइट गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। जल्दी जल्दी मुझे एक बार ऑडियो चेक दे देंगे और बता दीजिए कि क्या आपको मेरा ऑडियो, क्या आपको मेरा वीडियो सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सब कुछ एकदम बढ़िया है, सब कुछ एकदम जबरदस्त है। जल्दी जल्दी सारे के सारे लोग बता देंगे ऑल गुड, ऑल परफेक्ट, ऑल बढ़िया, ऑल जबरदस्त, है ना। चलो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं सर, आज हम लोग यहाँ पर कंसिडरेशन से रिलेटेड जो हमारा ये यूनिट चल रहा है ना, इसको फिनिश ऑफ करने की कोशिश करेंगे। और आज हम लोग जानेंगे कि कंसिडरेशन के अंदर और कौन सी चीजें यहाँ पर आती है। पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि कल के क्लास के अंदर मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था, एंड देन फिर उसके बाद हम लोग हमारे नए टॉपिक से शुरू करने वाले है। ठीक है, ऑलराइट सर। कल के अंदर अपन लोगों ने पढ़ा था कि कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। कंसिडरेशन का मतलब होता है क्विड प्रो क्यू, यानी कि समथिंग इन रिटर्न। जब बदले में आपको कुछ मिलता है हम लोग उसे कंसिडरेशन कहते हैं। कंसिडरेशन कुछ नहीं है, प्राइस है बच्चों जो एग्रीड टू बी पेड बाय प्रोमिसियर इन ऑब्लिगेशन ऑफ प्रोमिसर। मतलब प्रोमिसर के ऑब्लिगेशन पर जो प्राइस को आप पे करते हो, क्या करते हो बोलो बच्चों, जो प्राइस को आप पे करते हो उसे हम लोग कंसिडरेशन कहते हैं। हमने काफी इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन भी देखी थी सेक्शन नंबर 2D की, जो ये कहता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, यानी कि प्रोमिसर के इच्छा पर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, यानी कि एक्सेप्ट और या इसके अलावा कोई दूसरा पर्सन अगर कुछ कर चुका है या कुछ करने से रोका गया है, अगर वो कुछ कर रहा है या कुछ करने से रोका जा रहा है उसे, या वो कुछ करने का वादा कर रहा है या कुछ नहीं करने का वादा कर रहा है, तो ऐसे एक्ट या एब्सिस्टेंस को हम लोग नाम देते हैं किसका, हम लोग नाम देते हैं कंसिडरेशन का। किसका नाम देते हैं बोलो जल्दी से मुझे, कंसिडरेशन का नाम देते हैं। अगला सर, लीगल रूल्स क्या है कंसिडरेशन के। सबसे पहला, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर के बारे में हम लोगों ने यहां पर बातचीत की है। यानी कि सर जो कंसिडरेशन है ना, वो प्रोमिसर के इच्छा अनुसार मूव होना चाहिए। सर प्रोमिसर जैसा चाहता है वैसा कंसिडरेशन दूसरे पर्सन को मिलना चाहिए। क्या, बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए। सर इसके अंदर केस लॉ है कौन सा, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का केस लॉ इसके अंदर दे रखा है। दूसरा अगर मैं बात करूंगा तो कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। मतलब मुझे चॉकलेट से लेना देना है, वो दुकानदार दे, दुकानदार पे यहाँ पर काम करने वाला छोटू दे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो चाहिए भैया चॉकलेट। तो इसे बोला जाता है कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। क्या कहते हैं बोलो बच्चों, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन इसे कहा जाता है। इसके अंदर केस लॉ है चिन्नैया वर्सेस रमैया का। फिर अपन ने पढ़ा था कि कंसिडरेशन एग्जीक्यूटेड या एग्जीक्यूटरी भी हो सकता है। फिर ये पढ़ा था कि कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर भी हो सकता है। फिर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था कि कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, मतलब समथिंग गिवन शुड नॉट बी इक्वल टू समथिंग टेकन। कंसिडरेशन अलग हो सकता है, बस कंसिडरेशन का फ्री होना जरूरी है। फ्री का मतलब होता है ये कि CUFM से आपका कंसिडरेशन कॉज नहीं होना चाहिए, मतलब कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्री फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन से आपका कंसिडरेशन नहीं आना चाहिए। इनका कहना है कि कंसिडरेशन आपका फ्री होना चाहिए। और सर अगर कंसिडरेशन शॉकिंगली लेस होता है और दूसरी पार्टी एलेज करती है क्या कि उसका कंसिडरेशन फ्री नहीं था, तो उस केस के अंदर ये जो कम कंसिडरेशन है ना, ये हम लोग क्या मान लेंगे बच्चों, ये हम लोग है ना एक एविडेंस के तौर पर इसे हम लोग मान लेंगे। क्या मान लेंगे बोलो बच्चों, एविडेंस के तौर पर हम लोग इसे मान लेंगे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति की कोई लीगल जिम्मेदारी है बेटा कुछ परफॉर्म करने की, तो क्या हम लोग उसे कंसिडरेशन बोलते हैं क्या? नहीं सर, हम लोग उसे कंसिडरेशन नहीं कहते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला सर, कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, इल्यूजनरी नहीं। और कंसिडरेशन अनलॉफुल, इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। क्या कहा मैंने बोलो बच्चों, नहीं होना चाहिए, ऐसा यहां पर बोला गया है। क्या आपको इतनी बातें क्लियर है? क्या सभी लोगों को इतनी चीजें एब्सोल्युटली क्लियर? बोलो 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 जल्दी से मुझे, है ना। चलो, क्या हम लोग आगे बढ़े? क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर? क्या मैं आपको पढ़ाने जा सकता हूं आज? ठीक है, चलिए सर, हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है ये कौन सा, स्यूड बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। हेडिंग डालेंगे सारे के सारे लोग, स्यूड बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। सभी लोग हेडिंग डालो, स्यूड बाय थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। sued by
थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आओ सर, मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करना चाहता हूं। क्या आप समझने के लिए रेडी है? बोलो मुझे जल्दी से, क्या आप समझने के लिए रेडी है? यस सर, बिल्कुल रेडी रेडी। ठीक है, आ जाओ। देखो दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूं अच्छे से समझना। मित्रों, अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो ये कौन है बच्चों? ये है, अगर मैं यहां पर बात करूं ना, ये कौन है? ये है हमारे हर्ष भाई। कौन है बोलो जल्दी से? ये हमारे हर्ष भाई। हर्ष का बहुत ही अच्छा एक दोस्त है बच्चों, और हर्ष के दोस्त का नाम क्या है? हर्ष के दोस्त का नाम है यहां पर आदित्य। क्या नाम है बोलो जल्दी से? आदित्य। ठीक है, और ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति है जेठालाल। कौन है बोलो जल्दी से? जेठालाल। अब होता क्या है समझना, हर्ष ने क्या किया है? जेठालाल से फोन खरीदा। क्या खरीदा बोलो बच्चों? फोन खरीदा। और हर्ष ने जेठालाल को मान लो 50,000 रुपए यहां पर पैसे दे दिया फोन के। 50,000 रुपए का हर्ष ने फोन खरीदा किससे? जेठालाल से। और 50,000 रुपए किसको दे दिया? और 50,000 रुपए यहां पर जेठालाल को दे दिया। अब यहां पर हर्ष क्या करता है? इस जो फोन है ना बच्चों, उसको गिफ्ट करता है। किसको? इस फोन को गिफ्ट में देता है यहां पर आदित्य को। किसको गिफ्ट करता है? आदित्य को, क्योंकि आदित्य का बर्थडे आने वाला था। तो बर्थडे का गिफ्ट देता है कौन? हर्ष, क्योंकि आदित्य और हर्ष बहुत ही अच्छे क्लोज फ्रेंड्स है। तो ऐसे केस में हर्ष ने 50,000 का फोन खरीदा जेठालाल से, और आदित्य को क्या दे दिया? आदित्य को गिफ्ट दे दिया। अब क्या होता है, ये जो फोन है ना बच्चों, ये फोन क्या निकल जाता है? ये फोन खराब निकल जाता है, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये फोन जो है ना, वो डैमेज निकल जाता है। क्या निकल जाता है बोलो जल्दी से? फोन जो है वो डैमेज निकल जाता है। डैमेज का मतलब होता है खराब निकल जाता है, डैमेज निकल जाता है। सवाल बनता है यहां पर कि क्या आदित्य डायरेक्टली जेठालाल को स्यू कर सकता है क्या यहां पर खराब प्रोडक्ट के लिए? क्या कहा मैंने बोलो? क्या आदित्य यहां पर डायरेक्टली जेठालाल के ऊपर केस कर सकता है क्या तुम्हारा प्रोडक्ट खराब निकला? तो इसका आंसर है नो। क्यों इसका आंसर नो है? क्योंकि देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट बना है आदित्य और सॉरी जेठालाल और हर्ष के बीच में। तो जेठालाल और हर्ष के बीच में जो है मोबाइल का कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये दोनों आपस में पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। आदित्य जो है ना बच्चों, ये यहां पर स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। क्या माना जाता है बोलो ना? स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। इसका क्या? इसका अर्थ ये हुआ कि आदित्य जो है ना, वो जेठालाल के ऊपर केस कर सकता है क्या? नहीं सर, आदित्य जेठालाल के ऊपर केस नहीं कर सकता। इस बात को आप समझ लो, क्योंकि आदित्य कौन है भैया? आदित्य स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट है। जेठालाल यहां पर गाना गा सकता है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। समझे क्या आप बात को? अरे बोलो ना यार, क्या जेठालाल क्या गाना गाएगा? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। मतलब क्या भैया? कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों के बीच में है, तो तुम थर्ड पार्टी क्यों इसके अंदर आ रहे हो करके। सर लेकिन मुझे बताओ, इस केस के अंदर फोन खराब निकला, तो हर्ष क्या जेठालाल के ऊपर केस कर सकता है क्या? बिल्कुल। अगर हर्ष ने पैसे नहीं दिए होंगे, तो जेठालाल क्या हर्ष के ऊपर केस कर सकता है क्या? बिल्कुल। हर्ष क्या आदित्य सॉरी जेठालाल क्या आदित्य के ऊपर केस कर सकता है क्या? नहीं सर, नहीं कर सकता है, क्योंकि अगेन वो यहां पर स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मतलब मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। समझे क्या बात को? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ऐसा अपन लोग यहां पर पढ़ रहे हैं। क्या आपको ये बातें समझ आ रही है? बोलो 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 जल्दी से दोस्तों, क्या आपको ये पूरी पूरी बातें एब्सोल्युटली क्लियर क्लियर, एकदम परफेक्टली क्लियर क्लियर? बोलेंगे 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 जल्दी जल्दी, है ना? यस। तो मैंने क्या कहा? तो मैंने बहुत ही जबरदस्त बात आप लोगों के साथ यहां पर कर दिया। मैंने आप लोगों को यहां पर कह दिया, क्या कह दिया बोलो ना? मैंने आप लोगों को यहां पर कह दिया कि भैया जो पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट होता है, पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिन दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वही एक दोनों एक दूसरे के ऊपर केस कर सकते हैं। कोई स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट आकर केस कर सकता है क्या? नहीं सर, नहीं कर सकता है। इस बात का ध्यान रखना, ये एक जनरल रूल है। इस जनरल रूल को बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला जाता है बोलो बच्चों? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसे कहा जाता है कि थर्ड पार्टी
स्यू नहीं कर सकती कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, केवल और केवल पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट ही यहां पर स्यू कर सकती है सर। ऐसा अपन लोग यहां पर पढ़े हैं या ऐसा अपन लोग यहां पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऑलराइट सर। लेकिन आप जानते हो हर एक रूल के कुछ ना कुछ क्या होते हैं बच्चों, एक्सेप्शन होते हैं। तो अभी हम लोग उन एक्सेप्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे, जहां पर क्या बोल के रखा है कि अगर कोई पर्सन पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बट फिर भी वो केस कर सकता है। क्या कहा मैंने, बोलो बच्चों, अगर कोई पर्सन पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना, वो स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट है, पर फिर भी वो स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद भी वो केस कर सकता है। उन केसेस के बारे में भी अपन लोग क्या करने वाले हैं, उन केसेस के बारे में भी अपन लोग यहां पर कुछ समय में पढ़ने वाले हैं। पर पहले मैंने जो आपको बता दिया एक बार मैं उसको रीड करवा देता हूं। देखो, though under Indian Contract Act, consideration for an agreement may proceed from third party cannot sue on the contract। consideration third person से आ सकता है but third party case कर सकती है क्या, इल्ले नहीं कर सकती। only a person who is a party to a contract can sue on it। केवल और केवल वही पर्सन जो पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट है ना, वही केस कर सकती है, कोई और व्यक्ति केस कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। 10 कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन इज वैलिड एंड इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है कोई स्ट्रेंजर आपको कंसिडरेशन दे रहा है चलता है, पर कोई व्यक्ति स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या वो केस कर सकता है क्या, नहीं सर, केस नहीं कर सकता। यानी कि इन शॉर्ट कंसिडरेशन थर्ड पार्टी से जरूर आ सकता है बट थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर केस वेस कर सकती है क्या, नहीं सर, नहीं कर सकती है। जैसे देखो, पी इज इंडेप्टेड टू क्यू, मतलब पी ने क्यू को पैसा देना है। सेल इज प्रॉपर्टी टू आर, पी ने आर को प्रॉपर्टी बेचा और आर ने प्रॉमिस किया कि वो क्यू को पैसा दे देगा। अगर आर फेल हो जाता है बच्चों, तो इस सिचुएशन में क्यू के पास कोई भी राइट नहीं है आर के अगेंस्ट, है ना। क्यू यहां पर आर के अगेंस्ट केस नहीं कर सकता, क्यू केवल और केवल पी के अगेंस्ट केस कर सकता है, ऐसा यहां पर बोला गया है, ठीक है। अफोरसेड रूल को बोला जाता है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, इसे बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि इस चीज के एक्सेप्शन है, यानी कि कुछ ऐसे केसेस में अभी आपको पढ़ाऊंगा जहां पर स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट भी क्या कर पाएगा बच्चों, केस कर पाएगा। क्या कर पाएगा बोलो जल्दी से, केस कर पाएगा। चलिए आएंगे जल्दी से, यहां पर लिखो, यहां पर लिखो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लिखो जल्दी से, डॉक्ट्रिन ऑफ privity of contract, doctrine of privity of contract, it means it means it means it means stranger to contract it means stranger to a contract cannot sue but only party to contract can sue। It means stranger to a contract cannot sue, but only party to a contract can sue। Can sue, sue का मतलब होता है केस करना। अच्छा, डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है, डॉक्ट्रिन का मतलब होता है कि ये कोई सेक्शन वगैरह नहीं है, ना ही कोई लॉ ने जजमेंट वगैरह दे के रखा है, बट लोगों ने समय से, मतलब क्या हो गया है, कोर्ट ने जजमेंट दे दे के इतने बार इस चीज के ऊपर जजमेंट आ गया है कि अब एक अपने आप में भी रूल ऑफ लॉ जैसा बनना चालू हो गया है, ठीक है, ऑलराइट सर। इट मीन स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू बट ओनली अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू। फिर लिखो, देयर कैन बी stranger to contract but not stranger to consideration। There can be stranger to contract but not stranger to consideration।
स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। डन है क्या? सभी लोग जल्दी से बोलेंगे डन 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 डन। आ जाओ। अब देखो क्या, अब मैं आपको इस रूल के एक्सेप्शन पढ़ाने जा रहा हूं। एक्सेप्शन का मतलब क्या होगा? एक्सेप्शन का मतलब होगा यहां पर सिंपल सा कि इस केसेस के अंदर जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो स्ट्रेंजर है वो भी क्या कर पाएंगे बच्चों? वो भी यहां पर केस कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? बोलो जल्दी से मुझे। वो भी यहां पर केस कर पाएंगे, ऐसा यहां पर बोला गया है। ठीक है, आइए पहला पहला इन केस ऑफ ट्रस्ट। क्या कह रहे हैं हम लोग? बोलो। इन केस ऑफ ट्रस्ट के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। सर इन केस ऑफ, यहां पर देखो, देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट स्ट्रेंजर। सही तो लिखा है बेटा, नॉट अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या? ओ गुड, मैं आपको टेस्ट कर रहा था लिया, बिल्कुल सही। देयर कैन नॉट बी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट बट कैन बी स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। गुड। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आइए, इन केस ऑफ ट्रस्ट के बारे में मैं बात करूंगा आपके साथ। सारे लोग ध्यान देना। मैं आपको एक ट्रस्ट का पहले एक टेक्निकल एग्जांपल देता हूं और उसके बाद मैं आपको एकदम इजी वाला एग्जांपल दे दूंगा। ठीक है ना? देखो क्या होता है बच्चों, ये है ओल्ड लेडी। कौन है बोलो? ये है एक ओल्ड लेडी और ये है बच्चों इनका ग्रैंडसन। कौन है बोलो? ग्रैंडसन। ग्रैंडसन की अभी उम्र कितनी है? 7 साल की उम्र है। ठीक है, अब ग्रैंडसन के जो पेरेंट्स है ना बच्चों, उनकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है ना किसी कारणवश। अब ओल्ड लेडी को चाहिए कि यार मेरी जो इतनी प्रॉपर्टी है ना, ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी तो इस बच्चे की है, इस छोटू की है, इस ग्रैंडसन की है। पर अभी ये ग्रैंडसन तो 7 साल का है। जब तक ये मेजर नहीं हो जाता तब तक मैं इसके नाम पर प्रॉपर्टी वगैरह ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगी। और अगर उससे पहले ही मैं अगर चल बसी तो उस केस के अंदर जो हमारे नागिन जैसे रिलेटिव्स है, ये इसकी प्रॉपर्टी को पूरा के पूरा डस जाएंगे करके। ऐसा किसका कहना था? ऐसा यहां पर ओल्ड लेडी का सोचना था। तो ओल्ड लेडी ने क्या किया? ओल्ड लेडी ने ट्रस्ट बनाया। क्या बनाया बोलो बच्चों? ट्रस्ट बनाया। ठीक है ना, एक ट्रस्ट बनाया। उस ट्रस्ट के अंदर ये प्रॉपर्टी रखी और इस ट्रस्ट को मैनेज करने के लिए, क्या कहा मैंने बोलो? इस ट्रस्ट को मैनेज करने के लिए ट्रस्टी को अपॉइंट किया। जैसे देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल सर्विसेज देता है ऑडिट की, उसी प्रकार से एक व्यक्ति ट्रस्टी की भी सर्विसेज देता है कि एक आप ट्रस्ट क्रिएट करो और मैं ऐसा चलाऊंगा जैसे मैं अभी ओनर हूं। और जैसे ही ये ग्रैंडसन मेजर बन जाएगा 18 साल का, उसके बाद जितनी भी ये प्रॉपर्टीज है ना, मैं हैंड ओवर कर दूंगा किसको? इस ग्रैंडसन को। तब तक आपके फेवर में, यानी कि ओल्ड लेडी के फेवर में, मैं ऐसे प्रॉपर्टी को मैनेज करूंगा जैसे वो मेरी ही प्रॉपर्टी हो। अब आप बोलोगे सर ये ट्रस्टी का क्या फायदा है? ट्रस्टी का ये फायदा है कि उसको प्रोफेशनल फीस मिलती है। जैसे सीए को ऑडिट करने की फीस मिलती है, वैसे ट्रस्ट को मैनेज करने के लिए ट्रस्टी को भी फीस मिलती है, ऑनरियम मिलता है। क्या मिलता है बोलो बच्चों? ऑनरियम मिलता है या फीस मिलती है, प्रोफेशनल फीस मिलती है। ऑलराइट सर, अब होता क्या है देखो, होता ऐसा है बच्चों कि ओल्ड लेडी ने यहां पर कॉन्ट्रैक्ट किया ट्रस्टी के साथ। यहां पर ओल्ड लेडी को हम लोग नाम देते हैं सेटलर। क्या नाम देते हैं बोलो? सेटलर, है ना। जिसमें इसने प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट में डाला और एक ट्रस्टी को अपॉइंट किया और बोला जैसे ही ये ग्रैंडसन 18 साल का हो जाएगा ना, तुम उसे क्या कर देना? तुम उसे पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज को दे देना। क्या कर देना बोलो बच्चों? तुम उसे पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज को दे देना। अब जब ये जो छोटू है ना, ये 18 साल का होता है ना बच्चों, तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो ट्रस्टी है ना, ये इन प्रॉपर्टीज को नहीं दे रहा है। किसे? ये इन प्रॉपर्टीज को नहीं दे रहा है बच्चों इस बच्चे को, 18 साल वाले व्यक्ति को। मतलब जो ग्रैंडसन बड़ा हो चुका है ना, ग्रैंडसन को प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है। और ओल्ड लेडी भी बादलों में फना हो चुकी है और ओल्ड लेडी भी अभी भी है नहीं। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने आप में एक स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ये ओल्ड लेडी और ट्रस्टी के बीच में, यानी कि सेटलर और ट्रस्टी के बीच में जो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, क्या ये उसको एनफोर्स कर सकता है? क्या इसका जवाब है हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल यहां पर एनफोर्स किया जा सकता है। कोई प्रॉब्लम है क्या इसके अंदर? नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। 100% आप लोग क्या कर सकते हो सर? आप यहां पर कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकते हो। क्या कर सकते हो? जल्दी से बताइए मुझे। आप यहां पर कॉन्ट्रैक्ट को
एनफोर्स कर सकते हो। समझ में आ रहा है क्या आपको बातें? तो पहला पॉइंट ये बोल के रखा है कि ट्रस्टी के केस में अगर सेटलर, क्या कहा मैंने, बोलो, सेटलर और ट्रस्टी के बीच में कोई भी आपस में कॉन्ट्रैक्ट है तो इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कौन करवा सकता है? बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी का मतलब होता है जिसको बेनिफिट मिलने वाला होता है कॉन्ट्रैक्ट में, वो इसको एनफोर्स करवा सकता है। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, समझो। मान लो एक ट्रस्ट है बच्चों जो ऑर्फन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। अब उस ट्रस्ट का, मान लीजिए यहां पर ट्रस्टी कौन है? प्रियंका है। कौन है बोलो बच्चों? प्रियंका है, जो उस ट्रस्ट का देखभाल करती है। मैंने प्रियंका को 1 लाख रुपए दिया कि वो जो ऑर्फन बच्चे हैं ना उनके एजुकेशन को करवाना है तुम्हारे ट्रस्ट के थ्रू। मैं इंडिविजुअली कर नहीं पाऊंगा, तुम ट्रस्ट के थ्रू मदद कर देना करके। अब प्रियंका को क्या हुआ, मान लो प्रियंका की शादी आने वाली थी। अब प्रियंका सोचती है मैं मम्मी पापा से खर्चा नहीं कराऊंगी, मैं खुद के पैसों से सारी चीजें खरीदूंगी। अब प्रियंका के पास पैसे अभी करंटली नहीं थे। वो क्या सोचती है, काम करती हूँ, जो ट्रस्ट में आईजी सर ने पैसा दिया है ना उसका इस्तेमाल कर लेती हूँ मेरे कुछ चीजों को खरीदने के लिए, कुछ कपड़े खरीदना है, कुछ ज्वेलरी खरीदना है, उसके लिए। मुझे एक बात बताइए, जो बेनिफिशियरी होंगे, मतलब मैंने जिनके बेनिफिट के लिए ये पैसे दिया था, यानी कि वो जो ऑर्फन बच्चे होंगे, क्या वो ऑर्फन बच्चे प्रियंका से कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकते हैं क्या, जो मेरे और प्रियंका के बीच में हुआ है कि ऑर्फन बच्चों को एजुकेशन जाना चाहिए? क्या वो एजुकेशन एक्सपेंसेस के लिए प्रियंका को एनफोर्स कर सकते हैं क्या? इसका जवाब है हाँ सर, कर सकते हैं, क्योंकि ट्रस्ट के केस में जो बेनिफिशियरी है वो एनफोर्स कर सकते हैं अपने राइट को, ऑल्दो वो पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं था सेटलर एंड ट्रस्टी के बीच में। जैसे ओल्ड लेडी और ट्रस्टी, ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था यहां पर उसको एनफोर्स कौन करा पाया? छोटू करा पाया। उसी तरीके से मैं क्या बोलूंगा बच्चों, उसी तरीके से उस केस के अंदर भी क्या कॉन्ट्रैक्ट यहां पर किया जा सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल कराया जा सकता है। क्या कहा मैंने, बोलो? बिल्कुल बिल्कुल कराया जा सकता है। क्या पहला पॉइंट आपको क्लियर है? क्या पहला पॉइंट क्लियर है क्या? बोलो ना, बोलो ना जल्दी से। यस तो देखो, ऐसा लिखो, सेटलर ट्रस्टी, सेटलर और ट्रस्टी के बीच के कॉन्ट्रैक्ट को बेनिफिशियरी क्या कर सकता है? एनफोर्स कर सकता है। क्या कर सकता है बोलो बच्चों? एनफोर्स कर सकता है। सेकंड आ जाओ, इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट। सेकंड पॉइंट, इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, फैमिली सेटलमेंट, इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट। अब ये फैमिली सेटलमेंट क्या कहता है समझना, अच्छे से ध्यान देना दोस्तों। देखो, इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट में इनका कहना है, ये है बच्चों कौन? ये है दादाजी। कौन है बोलो जल्दी से? दादाजी। ठीक है, दादाजी। दादाजी के कौन है? दादाजी का है बेटा 1, बेटा 2 और बेटा 3। अब क्या हुआ है, दादाजी के बीच में, क्या कहा मैंने, अब सुनो, दादाजी के बीच में बेटा 1, बेटा 2 और बेटा 3 के बीच में क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसमें दादाजी की जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना इसका बंटवारा किया जाता है। मान लो जैसे बेटा 1 है तो नागपुर की प्रॉपर्टी बेटे 1 को जाती है, पुणे की प्रॉपर्टी बेटे 2 को जाती है, और बेटे 3 को जाती है किसकी प्रॉपर्टी? मुंबई की प्रॉपर्टी जाती है बेटे 3 को। ठीक है ना, इक्वल बेसिस पर, जो भी जिसकी जैसी वैल्यू है उस हिसाब से यहाँ पर दादाजी ने क्या किया? बंटवारा किया, और इस बंटवारे को, इस फैमिली सेटलमेंट को राइटिंग में लिख के रखा है। पर कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में? दादाजी, बेटा 1, बेटा 2 और बेटा 3 के बीच में। अब होता क्या है मैं बताऊं आपको, दादाजी बेटा बादलों में फना हो जाते हैं, मतलब दादाजी की डेथ हो जाती है, और उसके कुछ दिन बाद जो बेटा 1 है ना, उन बेटे 1 की भी क्या हो जाती है बच्चों? डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है बोलो? डेथ हो जाती है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो बेटा 2 और बेटा 3 है ये एक नंबर के नालायक, और ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि ये जो नागपुर की प्रॉपर्टी बेटे 1 की है ना, इसके भी 2 टुकड़े करो, एक बेटे 2 को दे दो और एक बेटे 3 को दे दो। पर
सही मायने में मुझे एक बात बताइए, बेटे वन की प्रॉपर्टी किसको जानी चाहिए? बीवी वन को जानी चाहिए, बीवी टू को जानी चाहिए, या बीवी थ्री को जानी चाहिए? सर बीवी वन को या उनके बच्चों को जानी चाहिए सर, क्योंकि अब इनकी अपने आप में ये फैमिली है, अब ये वाली फैमिली यहां पर आने वाली है क्या? नहीं सर, ऑलरेडी जो बंटवारा होना था वो हो चुका है, बराबर ना? यस। अब सवाल बनता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है दादाजी और बेटों के बीच का, कि नागपुर की प्रॉपर्टी बीवी वन बेटे वन के पास होनी चाहिए, मुझे जरा एक बात बताइए, इसको क्या ये बीवी वन एनफोर्स कर सकती है क्या? इसका जवाब है हां, कर सकती है। क्या कहा मैंने? बोलो। इसका जवाब है हां सर, बिल्कुल बिल्कुल इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स किया जा सकता है किसी दूसरे फैमिली मेंबर के द्वारा, भली जो पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे। मतलब बीवी टू बीवी थ्री कोई भी व्यक्ति इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए? राइटिंग में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बोलो बच्चों? राइटिंग में होना चाहिए। तो फैमिली सेटलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में है, तो कोई भले ओरिजिनली पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट अगर वो फैमिली मेंबर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता है क्या? बिल्कुल। सर बेटे वन का एक दोस्त था, क्या दोस्त एनफोर्स कर सकता है क्या? नहीं सर, केवल और केवल फैमिली मेंबर ही एनफोर्स कर सकते हैं। इस चीज का आपको क्या रखना है बच्चों? ध्यान रखना है। देखो यहां पर, इफ टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट are reduced into the writing, the members of the family who originally had not been a party to a settlement may enforce the agreement। क्या कर सकते हैं बोलो बच्चों? ये enforce कर सकते हैं यहां पर agreement को, समझे क्या? तो इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट के बारे में अभी अपन लोगों ने पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा बोलो बच्चों? फैमिली सेटलमेंट के बारे में। तो इसमें क्या बोला कि सर जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट है ना सर, अगर ये क्या होता है, अगर ये राइटिंग में होता है, क्या होता है बोलो बच्चों? अगर ये राइटिंग में होता है तो इस चीज को कोई भी फैमिली मेंबर, क्या कहा मैंने? बोलो। कोई भी फैमिली मेंबर इस चीज को क्या कर सकता है? इस चीज को एनफोर्स कर सकता है। कौन एनफोर्स कर सकता है बोलो? फैमिली मेंबर एनफोर्स कर सकता है। ऑलराइट सर, तीसरे पॉइंट के ऊपर चलेंगे अब हम लोग। तीसरा पॉइंट देखो यहां पर क्या कह रहा है, इन केस ऑफ सर्टन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स या अरेंजमेंट्स। क्या बोला है यहां पर? बोलो। इन केस ऑफ certain marriage contract एंड अरेंजमेंट, इसमें इनका क्या कहना है समझना, ध्यान देना बच्चों। एक है यहां पर शराबी पति। क्या है बोलो बच्चों? शराबी पति। शराबी पति क्या करता है बच्चों? अपने बीवी को ना बहुत ज्यादा परेशान करता है, बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस करता है, मारा पीटी करता है उसके साथ शराब के नशे में। अब मैं आपको एक बात बताऊं ना, तो ये जो बीबी के फादर है बच्चों, इनके फादर से ये चीज है ना बिल्कुल भी देखी नहीं गई। और उन्होंने एक दिन क्या किया, शराबी पति जब होश में था ना, उसको बहुत झापा और उसको बोला कि अगली बार तुमने ऐसा कुछ भी कांड किया ना, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और शराबी पति से एक चीज को कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया कि अगर कल चल के उसने परेशान किया वापिस से अपने बीवी को, यानी कि उसके बेटी को, तो इस केस के अंदर उसे 1,00,000 रुपए पर परेशानी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा बोलो बच्चों? 1,00,000 रुपए पर परेशानी देना पड़ेगा। अब मुझे जरा एक बात बताइए, अगर ये जो बीवी के फादर है ये अगर नहीं रहते, इनकी डेथ हो जाती है, और कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में था? कॉन्ट्रैक्ट फादर और शराबी पति के बीच में था, तो बीवी क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकती है ना? हाँ सर, करा सकती। शराबी पति ये नहीं बोल सकता मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ऐसा कुछ बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। इस चीज का आपको ध्यान रखना है मैं जो कह रहा हूं यहां पर। मतलब सर 100 बात की एक बात, भली कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में हुआ मैरिज को लेके, बट फिर भी क्या बीवी भी इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकती है? क्या कर सकती है? आजकल तो सीन उल्टा है बेटा, बीवी परेशान करती है किसको? हस्बैंड को परेशान क्या सीधा ब्लू ड्रम में पैक कर डालती है बेटा आजकल। तो ऐसे केस के अंदर मैं क्या बोलूंगा, अब जमाना बदल गया है बेटा, ठीक है ना? तो ये एग्जाम्पल तो केवल और केवल काल्पनिक एग्जाम्पल जैसा हो गया है आजकल, ठीक है? आओ लकी बोल भी रहा है यस सर, बड़ा ही खराब सिचुएशन चल रही है, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है करके। बहुत ही बढ़िया, चलिए आएंगे। देखो क्या, तो मैंने क्या कहा, मैं अगर बात करूं ना तो बताइए, देखो यहां पर क्या,
A provision may be made for the benefit of the person. He may file a suit though he is not a party to an agreement. भले आप पार्टी टू एन एग्रीमेंट नहीं होंगे पर फिर भी आप क्या केस फाइल कर सकते हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो सर, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। क्या आपको ये बातें एकदम क्लियर? यस सर। आ जाएंगे अब हम लोग चलेंगे अगले वाले पॉइंट के ऊपर, इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। किसके बारे में बात करेंगे बोलो बच्चों? इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ पॉइंट डालो, इन केस ऑफ असाइनमेंट। इन केस ऑफ असाइनमेंट अब सुनो होता क्या है, ध्यान देना एकदम बढ़िया से। सुन रहे हो क्या आप लोग? यस। मैं यहां पर बात करूंगा किसके बारे में? मैं यहां पर बात करूंगा एमवी सर के बारे में। किसके बारे में बोलो बच्चों? एमवी सर के बारे में। रुक जाओ एक मिनट, थोड़ा सा और रियलिस्टिक बनाएंगे। एमवी सर कहीं नजर आ रहे क्या? आ रहे क्या? आ रहे नजर आ रहे। किसी दिन एमवी सर ने अगर मुझे एग्जाम्पल के साथ पकड़ लिया ना बेटा, मेरे ऊपर मानहानि का केस ठोक देंगे एमवी सर, है ना? बोले ये व्यक्ति बहुत डिफेम करता है मुझे। ओके, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? एमवी सर के बारे में हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है? ऑलराइट सर। एमवी सर कहाँ गए बच्चों? एमवी सर बाली गए घूमने के लिए। क्या गए बोलो बच्चों? एमवी सर बाली गए घूमने के लिए। एमवी सर को नमस्ते तो कर दो सारे लोग, है ना? यस, एमवी सर बाली गए बेटा घूमने के लिए यहाँ पर, ठीक है? और वहां पर क्या हो जाता है, उनका है ना कार्ड डिक्लाइन हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो बच्चों? उनका जो कार्ड है ना, वो कार्ड वहां पर डिक्लाइन हो जाता है, मतलब वो वहां पर पेमेंट नहीं कर पा रहे। अब एमवी सर सोच रहे यार मैंने पेमेंट नहीं दिया ना, ये होटल में मुझसे बर्तन धुलवाएंगे, बेडशीट धुलवाएंगे करके, मैं क्या करूं। और उन्हें याद आता है, ओ एक काम करता हूं ना, आईजी सर है ना, आईजी सर से क्या बुलाता हूं, आईजी सर से पैसा बुलवा लेता हूं, डायरेक्टली उनको बोलता हूं होटल को पेमेंट कर दो करके। मैंने क्या किया, 1 लाख रुपया एमवी सर का बिल था, मैंने वो एमवी सर का बिल जो है ना वो होटल को डायरेक्टली पे कर दिया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास राइट है क्या बच्चों एमवी सर से 1 लाख रुपए लेने का? हाँ सर, मेरे पास राइट है एमवी सर से 1 लाख रुपए लेने का। क्या कहा मैंने? बोलो, मेरे पास राइट है एमवी सर से 1 लाख रुपए लेने का, बराबर है? ऑलराइट। अब कुछ समय पहले क्या हुआ था? कुछ समय पहले मैं आपको एक बात बताऊं, तेजस सर जो है ना बेटा, मैंने, बड़े खतरनाक आदमी है तेजस सर, नागपुर में दबदबा है इनका, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आपको, है ना? सबकी पट्टी है तेजस सर से। आपने ऐसा नागपुर में एंटर की और बोले कि मेरे को सूचक बंगलो लेके चलो करके, तो आपको लेके जाते बेटा सूचक बंगलो फिर, ठीक है ना? एकदम खतरनाक है नागपुर के अंबानी, ठीक है? तो मैंने क्या किया था, कुछ दिन पहले मुझे पैसों की जरूरत पड़ी थी, तो मैंने तेजस सर से 1 लाख रुपए की उधारी लिया था। क्या लिया था बोलो बच्चों? मैंने तेजस सर से 1 लाख रुपए की उधारी लिया था। क्या लिया था? 1 लाख रुपए की उधारी लिया था। मतलब क्या हुआ, मेरा ऑब्लिगेशन, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, ये 1 लाख रुपए क्या हुआ, आईजी सर का ऑब्लिगेशन हुआ। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है आईजी सर की ड्यूटी हुई तेजस सर को 1 लाख रुपए को पे करने की, बराबर है क्या? बोलो ना। हाँ सर, तेजस सर को 1 लाख रुपए देने की आपकी ड्यूटी हुई करके, बराबर है ना? यस सर, एकदम बराबर है। अब जरा मुझे आप एक बात बताइए, अगर मैंने क्या करना चाहिए, मुझे एमवी से 1 लाख रुपए लेना है और मुझे तेजस सर को 1 लाख रुपए देना है, तो मैं क्या करता हूं, मैं ये जो राइट है ना बच्चों, ये राइट को ट्रांसफर, क्या कहा मैंने बोलो, इस राइट को मैं असाइन का ही मतलब होता है ट्रांसफर, इस राइट को मैं ट्रांसफर कर देता हूं किसको, तेजस सर को, कि जो 1 लाख रुपए लेने का अधिकार है ना मुझे, वो मैंने अधिकार तेजस सर को दे दिया। इसका मतलब तेजस सर अब किससे 1 लाख रुपए क्लेम कर पाएंगे, एमवी सर से क्लेम कर पाएंगे। मुझे एक बात बताइए, तेजस सर एमवी सर के पास जाते 1 लाख लेने के लिए, एमवी सर बोलते हैं हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ऐसा नाचे बेटा, तो मुझे एक बात बताइए, तेजस सर क्या जोड़ पाएंगे क्या एमवी सर को? हाँ, क्योंकि तेजस सर बोलेंगे भाई तुम्हारे अंगने में मेरा ही तो काम है। क्यों? क्योंकि मेरे पास राइट क्या हो चुका है, असाइन हो चुका है। एक बात मैं आपको बता दूं, आप कभी भी राइट को ही असाइन कर सकते हो, आप कभी लाइबिलिटीज को असाइन नहीं कर सकते। अगर लाइबिलिटीज असाइन हो रही होती ना, तो मैं क्या करता, मैं आज बैंक से 1 करोड़ का लोन लेके आपको असाइन कर देता हूं पूरी लाइबिलिटीज, मेरे मजे हो जाते बेटा।
कभी भी ध्यान रखना, कभी भी क्या असाइन किया जा सकता है, केवल और केवल राइट असाइन किया जा सकता है। फिर से रिपीट कर दूं, केवल और केवल राइट यहां पर आप असाइन कर सकते हो। आप लाइबिलिटीज को असाइन कर सकते हो क्या? नो बेबी नो, आप यहां पर लाइबिलिटीज को असाइन नहीं कर सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मुन्ना समझ में आया क्या बाबू? बोलो ना जल्दी से, समझ में आया आपको बातें? यस सर। तो अपन ने क्या किया, अपने पास कोई अधिकार है, उस अधिकार को किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर दिया, तो वो कोई और पर्सन दूसरे पर्सन से अमाउंट को क्लेम कर सकता है। दूसरा पर्सन नहीं बोल सकता मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है करके, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ऐसा दूसरा पर्सन बोल सकता है क्या? नहीं सर, नहीं बोल सकता। गॉट इट एवरीवन? चलिए सर, अब चलेंगे फिफ्थ पॉइंट के ऊपर। फोर्थ पॉइंट को पढ़ लो आप एक बार। देखो, where the benefit under the contract has been assigned, assignee can enforce the contract। assignee अपने केस में कौन थे? तेजस सर अपने केस में असाइनी थे। कौन असाइनी थे बोलो बच्चों? तेजस सर अपने केस के अंदर असाइनी थे। समझ में आया क्या? क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर? ऑलराइट सर, अगला बढ़ेंगे। एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल। क्या कहा मैंने बोलो बच्चों? एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल। एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल। देखो, एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल में क्या हो रहा है, ये कहानी है ना बेटा, बिल्कुल सच्ची है। मतलब सर अभी तक बाकी कहानी आप झूठी बोल रहे थे क्या? नहीं बेटा, बाकी भी सच्ची थी, पर अभी वाली तो और खतरनाक तरीके से सच्ची है ना? यस। अब देखो, मैं अगर बात करूं ना, मैं और तेजस सर गए थे बच्चों मुंबई। क्यों गए थे आप सर मुंबई? मैं गया था मैराथन लेने के लिए। ऑफलाइन मैराथन वगैरह लेते हैं हम लोग, फाउंडेशन का हो गया, इंटर का हो गया, अलग अलग सिटीज में ऐसे लेते रहते हैं। तो एक बार हम लोग गए थे मुंबई, और क्या हुआ था समझ रहा बात को? मुंबई में हम लोग हैं। कहां पर है बोलो? मुंबई में। और मैं बात करूंगा यहां पर नागपुर के बारे में। तेजस सर और मैं दोनों कहां पर रहते हैं? हम दोनों नागपुर में रहते हैं। अब होता क्या है, उसी समय तेजस सर की क्या थी बच्चों? हैप्पी एनिवर्सरी थी। मतलब हैप्पी थी या नहीं थी वो आप तेजस सर से पूछना। एनिवर्सरी थी, ठीक है। आइए, मैम के लिए तो हैप्पी थी, तेजस सर का मुझे नहीं पता, आप पूछना, ठीक है। आइए, चलो। तो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा आप लोगों के साथ, मैंने क्या कहा बताइए ना? मैंने ये कहा आपके साथ कि सर तेजस सर की एनिवर्सरी थी, और फिर मैम का आता है फोन। तेजस सर एज यूजुअल बेटा भूल गए थे यहाँ पर एनिवर्सरी विश करना। मैम का फोन आता है, मैम पूछती है कि आप जानते हो आज क्या है करके। तेजस सर कहते हैं मौसम बड़ा अच्छा है, आज मंडे है, आज की तारीख 20 है करके, देखो मुझे याद है करके। मैम ने कहा बस मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, है ना? तुम्हें एक एनिवर्सरी की तारीख याद नहीं रहती है शादी के बाद? हाँ, शादी के पहले तो ये भी याद है, वो भी याद है, कब मिले, क्या पहने, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या खाए, क्या नहीं खाए, सब याद है। बाद में तो कुछ याद नहीं आ रहा है करके, है ना? तेजस सर कह रहे हादसों को याद थोड़ी किया जाता है, ठीक है। आओ खैर, मैं तो मैम ने यहां पर, लेकिन सुनो ना, मैम ने यहां पर बहुत स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि आज एनिवर्सरी है और तुम भूल गए एनिवर्सरी, और ऊपर से तुमने मुझे गिफ्ट भी नहीं दिया। तो एक बात ध्यान रखना, अगर मुझे गिफ्ट नहीं मिलाना, अगर मुझे आज के आज गिफ्ट नहीं मिलाना, मैं घर पर तुमको कदम, घर पर छोड़ो, नागपुर में तुम्हारी फ्लाइट लैंड नहीं होने दूंगी, है ना? नागपुर में कदम नहीं रखने दूंगी। जैसे ही प्लान लाइट की सीधा उड़ा दूंगी वापस तुमको। पहले बोलो। तेजस सर घबरा गए बेटा, तेजस सर डर गए, तेजस सर को समझ नहीं रहे, तेजस सर पसीना पसीना हो गए, तेजस सर बहुत चिंतित में आ गए कि मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं करके। मैंने तेजस सर से कहा सर टेंशन की कोई बात नहीं, एक काम करो, देखो सामने दिख रहा है तनिष्क ज्वेलर्स, चलो टाटा का प्रोडक्ट है, वहां चलते हैं। बढ़िया, एक काम करो, आप सोने का हार खरीद दो, मेरे मैराथन तो आज खत्म हो रहे हैं, मैं वापस नागपुर के लिए रवाना हो रहा हूं। एक काम करो, आप मेरे को है ना दे दो, यहाँ पर आप मेरे को हार दे दो, मैं लेके चले जाता हूं, मैं मैम को डिलीवर कर दूंगा। तेजस सर ने कहा क्या आइडिया दिया इंद्रेश, बहुत बढ़िया, इसी बात पर मैं तेरे को एक सोने की अंगूठी भी दिला दूंगा। मैंने कहा अरे सर आप भी क्या, है ना? आओ अब देखो, तो तेजस सर क्या खरीदते हैं बच्चों? तेजस सर यहाँ पर हार खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं बोलो जल्दी से? हार खरीदते हैं। देखो आपको गोल्ड का हार नजर आ रहा है क्या? अरे बोलो ना जल्दी से, क्या आपको हार नजर आ रहा है क्या गोल्ड का? हाँ सर आ रहा है। और तेजस सर ने क्या किया, इस हार को किसे दे दिया? मुझे दे दिया। और मैम को फोन करके बोल दिया कि इंद्रेश के पास मैंने हार दिया, प्लीज कलेक्ट कर लेना करके। क्या कहा मैंने बोलो? प्लीज कलेक्ट कर लेना करके इस हार को, ठीक है ना? यस, मैंने मैम को फोन करके बोल दिया, मैंने मैम को फोन पर बता दिया कि हाँ हाँ मैम, तेजस सर ने मुझे हार दे दिया है, चिंता मत करो, मैं आपको लाके दे दूंगा, मैं तो आपके एजेंट जैसा हूं करके, चिंता मत करो, मैं आपको वापस लाके दे दूंगा। अब आप समझिए बात को, मैंने क्या कहा। मैं अगर कहूं ना, मैं अगर कहूं, आप सोच के बताइए, मान लीजिए मेरी जो फ्लाइट है बच्चों, ये फ्लाइट है, ठीक है, फ्लाइट आ जाती है कहां पर? नागपुर में।
और मैम मेरे को फोन पे फोन किए जा रही कि मेरा हार का है, मेरा हार का है, मेरा हार का है करके, और मैं फोन ही नहीं उठा रहा हूं बेटा। मैं कहता हूं मैम आप कौन हो करके, मुझे मेरा और कॉन्ट्रैक्ट तो मेरा और तेजस सर का हुआ है, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है करके सवाल बनता है कि मैम क्या उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकती है क्या? हाँ या ना में जवाब देंगे तो इसका जवाब होगा हाँ, मैम क्या कर सकती है, उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकती है। जो किसके बीच में हुआ है? जो मेरे और तेजस सर के बीच में हुआ है। मुझे जरा एक बात बताइए बच्चों, क्या भव्य जो छोटा तेजस है, क्या वो भी बोल सकता है पापा का हाल दो, पापा का हाल दो करके? वो नहीं बोल सकता, केवल और केवल मैम ही बोल सकती है। इस बात का ध्यान रखना। क्यों केवल और केवल मैम? क्योंकि आपने जिस पर्सन को एक्नॉलेज किया ना, केवल और केवल वही व्यक्ति क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता है। कोई दूसरा पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को आके एनफोर्स कर पाएगा क्या मुन्ना? नहीं सर, कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स यहां पर नहीं कर पाएगा। देखो, वेयर द प्रोमिसर बाय हिज कंडक्ट एक्नॉलेजेस हिमसेल्फ एज एन एजेंट ऑफ थर्ड पार्टी, इट वुड रिजल्ट इन बाइंडिंग ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। मतलब कि मैं मैम को बोल रहा हूं कि मैं आपका एजेंट जैसा हूं, तो अब मेरा ऑब्लिगेशन आ जाएगा किसके टुवर्ड्स? मैम के टुवर्ड्स मेरा ऑब्लिगेशन आने वाला है क्या? बिल्कुल बिल्कुल आने वाला है। मैं क्या मना कर सकता हूं क्या मैम को नहीं दूंगा हार? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? नहीं सर, नहीं बोल सकता। पढ़ लो एक बार, जल्दी से पढ़ लो एक बार। डर का माहौल है तेजस सर के लिए। बेटा तेजस सर को आप उनके घर पर देखना, एकदम भीगी बिल्ली जैसे रहते बेटा, है ना? कुछ धीरे धीरे बात, क्लास में बड़ा एकदम ऐसा शेर बनेंगे, लेकिन घर पर एकदम भीगी बिल्ली। क्या बताऊं मैं आपको, एकदम डर के रहते हो, है ना? यस। चलो आगे बढ़ू क्या मैं? बोलो ना जल्दी से मुझे, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? आइए ध्यान दो। अब मैं बात करूंगा किसके बारे में? इन केस ऑफ कन्वेयंट रनिंग विद द लैंड। ये कन्वेयंट का मतलब अटैच, कंडीशन अटैच। ठीक है, आओ क्या कहा मैंने, बोलो कंडीशन। मैं तो बेटा वैसे भी शेर हूं और ऐसे भी शेर हूं, समझ में आ रहा है क्या आपको? बात है, मैं वैसे भी शेर हूं और ऐसे भी शेर हूं, है ना? हाँ हाँ, चलो आइए ध्यान दीजिए। बेटा और है अपना, समझे? चलो आओ। तो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा आप लोगों के साथ, सारे के सारे लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर। इन केस ऑफ द कंडीशन या कन्वेंट रनिंग विद द लैंड के बारे में अब मैं आपके साथ क्या कर रहा हूं? अब मैं आपके साथ यहां पर बातचीत कर रहा हूं। सारे के सारे लोग एकदम बढ़िया से ध्यान देना, एकदम बढ़िया से फोकस करना जो मैं यहां पर कहने जा रहा हूं करके, ठीक है ना? ये मेरे रेफरेंस के लिए, आपके रेफरेंस के लिए नहीं है कुछ भी, ठीक है? आओ चलो अब देखो क्या सर, ये कंडीशन अटैच टू द लैंड का क्या मतलब होता है? व्हाट इज मेंट बाय कंडीशन अटैच टू द लैंड? आइए मैं आपको बताता हूं। पहले एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल से कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड देन फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? देखो, इन केस ऑफ कन्वेयंट रनिंग विथ लैंड, ठीक है? विथ लैंड, सुनो ना, सुन रहे हो क्या आप? सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? बोलो, आ जाओ सर। सारे के सारे लोग ध्यान देना है, एकदम बढ़िया से फोकस करना, ठीक है? आओ मैं क्या कह रहा हूं, देखिए सर, ये है जमीन का टुकड़ा, ये है जमीन का टुकड़ा, टुकड़ा जमीन का, जमीन का टुकड़ा, ठीक है? यहां पर किसका घर है बच्चों? यहां पर अगर मैं बात करूं ना, चलो एग्जाम्पल के लिए भी ले लेते हैं कि यहां पर है ना, इसका घर है, अपने क्या नाम है, अपने गाबा सर का घर है। हमारे सीए इंटर में आपको टैक्स पढ़ाएंगे गाबा सर, ठीक है ना? एकदम खतरनाक भगवान के आदमी है बेटा ये, है ना? एकदम टीका वीका लगा के आते हैं, एकदम शुरुआत में भजन वजन गाएंगे, एकदम खतरनाक आदमी है एकदम, और पढ़ाते एकदम जहरीला, एकदम मिलियन मिलियन में व्यूज रहते इनके पढ़ाने के, बताओ मेरे को, है ना? हमारे लाखों तक पहुंचते, इनके मिलियंस में पूछते व्यूज, क्या बोलने का, है ना? आओ देखो क्या, गाबा सर, ये गाबा सर का घर है बेटा, ये यहां से आधा किलोमीटर और यहां से आधा किलोमीटर, मतलब ऐसा 1 किलोमीटर का इनका क्या बना हुआ है, इनका घर बना हुआ है।
पर मैं आपको एक बात बताऊं कि इनका घर जो है ना वो इसी एरिया में बना हुआ है। ये एरिया तो खाली रूखी सूखी जमीन पड़ी हुई है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो यहां पर क्या, ये है यहां पर कौन, ये है यहां पर भूमिका। कौन है जल्दी से बताएंगे? भूमिका। कहानी की सारी घटनाएं काल्पनिक है, वास्तव जीवन से कोई संबंध नहीं है। वास्तव जीवन से संबंध पाया गया तो मात्रा सहयोग कहा जाएगा। देखो भूमिका नजर आ रही है क्या? भूमिका क्या ऐसी दिखती है क्या? मैं भूमिका से नहीं पूछ रहा हूँ, बाकियों से पूछ रहा हूँ, क्या भूमिका नजर आ रही है क्या आपको? हाँ सर एकदम बढ़िया भूमिका तो लग रही है करके, ठीक है आओ। अब होता क्या है, भूमिका को है ना बच्चों, भूमिक को मिलने के लिए जाना होता है। कहा जाना होता है बोलो? भूमिक को मिलने के लिए जाना होता है। तो भूमिका को ये यहां पर जाओ, फिर ये 1 किलोमीटर का पट्टा, फिर ये आधे किलोमीटर का पट्टा, फिर 1 किलोमीटर का पट्टा, और उसके बाद भूमिक से यहां पर मिलना पड़ता है। मैं क्या बताऊं अब आपको, है ना, इतना लंबा चौड़ा। भूमिका बोल रही है यार ये क्या लगा के रखा, इतना बड़ा घर बना दिया बीच के अंदर, यहाँ 1 किलोमीटर, फिर आधा किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर। भैया कहा कहा 500 मिनट के रास्ते को, कहा आप समझो ना, कहा 500 मीटर, आधे किलोमीटर के रास्ते को मुझे 2.5 किलोमीटर का ट्रैवल करके जाना पड़ता है। ये दूरियां सहे जाए ना, सही जाए ना, है ना। आओ, वो दूरिया बोला तो एकदम से गाना भी क्लिक हो गया, तो मैं गा ही देता हूं करके आप, है ना। आओ, अब क्या होता है, अब उसी समय बच्चों मोदी जी का विजिट होता है। किसका विजिट होता है बोलो जल्दी से? मोदी जी को लाया जाए सर, आ जाओ मोदी जी को लाएंगे अपन। मोदी जी, ठीक है आओ। देखो यहां पर मोदी जी आ गए नजर, या ब्रो, या चलो देखो मोदी जी आ रहे चुके हैं बेटा, यहां पर मोदी जी आए हैं। और यहां पर क्या होता है, और भूमिका रिक्वेस्ट करती है मोदी जी से, मोदी जी देखो ना करके, ये क्या हो रहा है, मुझे तो घूम के जाना, मैं पैदल जा सकती हूँ, वहां मुझे गाड़ी गाड़ी ले लेके जाना पड़ता है। कहीं पप्पा को शक हो गया तो पप्पा घर पे बैठा देंगे मुझे। मैं मजाक नहीं कर रही हूं, मोदी जी कुछ करिए। मोदी जी ने कहा, माना कि मैं मेलोनी जी से क्या नहीं कर पाया, माना कि हमारा हमारा कोलैब नहीं हो पाया, पर चिंता मत करो भूमिका, मैं तुम्हारा जरूर से कोलैब करवा दूंगा भूमिका के साथ। और मैं यहां पर क्या करूंगा, गाबा सर से बात करूंगा। मोदी जी ने क्या किया, मोदी देखो मोदी जी बोल भी रहे, यू आर राइट, यू आर राइट ब्रो, ऐसा बोल भी रहे बेटा। किसको यहां पर, किसको बोल रहे बोलिए ना, भूमिका को बोल रहे। और मोदी जी क्या करते हैं, यहां पर गाबा सर को बोलते हैं कि ये जो जमीन का पट्टा है ना, यहां से आप क्या जान दो, यहां से आप रोड जान दो। सर ऐसा अलाउ होता है कि ऐसे रोड वोड जाने देना? हाँ अलाउ होता है। क्या कहा मैंने, बोलो? हाँ अलाउ होता है। इस बात का गवर्नमेंट आपकी जमीन को आपके विदाउट परमिशन खरीद सकती है, और आपको मार्केट रेट से क्या दे सकती है, पैसा दे सकती है। मतलब मोदी जी ने गाबा सर के साथ, मोदी जी ने मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाबा सर के साथ क्या कर लिया बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और कंडीशन लगा दी इस जमीन के ऊपर कि यहां पर क्या बनेगा, यहां पर रोड बनेगा। क्या बनेगा बोलो बच्चों? यहां पर रोड बनेगा करके। ऑलराइट सर। अब गाबा सर ने ये जो घर है ना बच्चों, गाबा सर ने सोचा क्या रखा है जीवन में, एक काम करो अब मैं सन्यास ले लेता हूं, और मैं हिमालय चले जाता हूं सन्यास लेने के बाद। कहा चले जाता हूं? हिमालय चले जाता हूं सन्यास लेने के बाद। और गाबा सर क्या करते हैं बेटा, मुझको पूरी की पूरी जमीन बेच डालते हैं 2 करोड़ रुपए में। मैंने लोन वोन लेके मैंने क्या कर लिया, मैंने ये जमीन को खरीद लिया 2 करोड़ में। अब मैं जैसे ही आता हूं ना, मैंने कहा ये क्या चल रहा है, ये क्या फालतू चीजें चल रही है। मोदी जी का और गाबा सर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, भैया मेरे साथ थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। मैं यहां पर बैरिगेड्स लगा देता हूं, मैं कहता हूं कोई रोड वोड नहीं जाएगा, ये मेरा एरिया है और मैं इस रोड का, और ये रोड मेरा है, कोई यहां पर नहीं जाएगा। केवल और केवल भैया ये मेरी जमीन होंगी, मैं इसके ऊपर कब्जा करूंगा। अब मुझे जरा एक बात बताइए, भले कॉन्ट्रैक्ट मोदी जी और गाबा सर के बीच में था, पर क्या उस कॉन्ट्रैक्ट को भूमिका मेरे से भी एनफोर्स करवा सकती है क्या? इसका जवाब है हाँ सर, करवा सकती है। मतलब अगर कोई कंडीशन लैंड के ऊपर अटैच हो जाती है, तो कोई भी उसका बायर होगा, मतलब कोई भी जो दूसरा बायर उसका होगा ना, उससे भी आप क्या कर सकते हो, उस कंडीशन को एनफोर्स करवा सकते हो। क्या कर सकते हो बोलो बच्चों? उस कंडीशन को एनफोर्स करवा सकते हो, ऐसा यहां पर बोला गया है। देखो यहां पर लीजिए, द पर्सन हु परचेसेस द लैंड विद नोटिस, मैंने परचेस किया लैंड को नोटिस के साथ।
कि जो ओनर है इज बाउंड बाय सर्टेन ड्यूटीज, जैसे कि यहाँ से रोड जाने देना है करके, तो जो भी कन्वेंट अफेक्टिंग होगा इस लैंड से वो भैया क्या कर सकता है, उस चीज को एनफोर्स कर सकता है सक्सेसर ऑफ सेलर से। मतलब वो रोड से जो भी लोग अफेक्ट हो रहे हैं, मान लो प्रियंका भी जाती होंगी वहां से, हर्ष भी जाता होगा वहां से, मान्या भी जाती होंगी, आलिया भी जाती होंगी, सारे लोग जाते होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ये सारे के सारे लोग क्या कर पाएंगे बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा पाएंगे। क्या करा पाएंगे, जल्दी से बोलो, कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा पाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? क्या आपको ये बातें एकदम बढ़िया से क्लियर क्लियर है क्या? बोलो 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 मुझे जल्दी से, क्या आपको बातें एकदम बढ़िया से क्लियर क्लियर? यस, ऑलराइट सर। अब है ना बच्चों, यहां पर लिख के रख दो यूनिट 9 डिटेल, ऐसा लिख के रख दो। बाकी मैं भी आपको समझा दूंगा, पर यूनिट 9 में अपन और डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। लिखो अगला, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड थ्रू एन एजेंट। 7 पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड थ्रू एन एजेंट। कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड थ्रू एन एजेंट, देखो क्या होता है, अगर मान लो एक व्यक्ति, मैं क्या करता हूं बच्चों, मैं सलमान खान को अपना एजेंट अपॉइंट करता हूं। क्या करता हूं बोलो, मैं सलमान खान को अपना एजेंट एजेंट अपॉइंट करता हूं कि तू मेरे बिहाफ में काम कर करके। अब होता क्या है, अगर मेरा एजेंट कोई थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है ना, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कौन करवा सकते हैं, आईजी सर भी, यानी कि आईजी सर को बोला जाता है प्रिंसिपल। क्या बोला जाता है बोलो बच्चों, प्रिंसिपल। मैं भी इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता हूं, ऐसा इसका मतलब होता है। तो देखो, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड थ्रू एन एजेंट, द प्रिंसिपल कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय हिज एजेंट वेयर एजेंट हैज एक्टेड विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी एंड इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल। मतलब अगर एजेंट ने, सल्लू ने भैया क्या किया, मेरे भी आप में यहां पर कॉन्ट्रैक्ट किया है, मान लो फॉर एग्जांपल सल्लू का काम है गाड़ी को बेचना, क्योंकि गाड़ी चलाना तो अपन रिस्क ले नहीं सकते, तो ऐसे केस के अंदर अपन ने सल्लू को काम दिया कि तू मेरे भी आप में गाड़ी बेच। अब सल्लू अगर मान लीजिए यहां पर क्या करता है, रणबीर कपूर को अगर गाड़ी बेचता है और रणबीर पैसा नहीं दे रहा है गाड़ी का, तो मैं क्या रणबीर के ऊपर केस कर सकता हूं क्या? हाँ सर कर सकता हूं, क्योंकि सल्लू किसका एजेंट है, सल्लू मेरा एजेंट है। तो मेरा एजेंट है तो प्रिंसिपल क्या उस चीज को एनफोर्स कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है सर। मैं चाहता हूं आप सारे पॉइंट्स को एक बार क्विकली गो थ्रू कर लो, बिल्कुल एक बार क्विकली गो थ्रू कर लो एकदम बढ़िया से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलो आइए आगे बढ़े क्या हम लोग, क्या हम लोग नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर चले क्या? आओ आओ आओ, ध्यान दो यहाँ पर, सुनिए। मैं अगर बात करूं, अब मैं चलूंगा यहाँ पर फोर्थ पॉइंट के ऊपर। देखो क्या, वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। मुझे एक बात बताइए, ये जो कंसिडरेशन होता है बच्चों, क्या ये असेंशियल एलिमेंट है क्या कॉन्ट्रैक्ट का? हाँ या ना में जल्दी से जवाब दो। हाँ सर, ये वन ऑफ द असेंशियल एलिमेंट है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हमारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑल असेंशियल एलिमेंट होने चाहिए? बिल्कुल। इसका मतलब कंसिडरेशन होना ही चाहिए, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या रूल कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट करके? हाँ सर आप बिल्कुल बिल्कुल बोल
बोल सकते हो, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बराबर है ना? यस। अब देखो एक जनरल रूल क्या है कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, या विदाउट कंसिडरेशन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो ये वॉइड माना जाता है। लेकिन इसके अपने आप में कुछ एक्सेप्शन है, और उन एक्सेप्शंस के बारे में अपन लोग क्या करने वाले बच्चों, उन एक्सेप्शन के बारे में अपन लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो देखो सेक्शन नंबर 25 क्या कहता है? जनरल रूल है कि एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। क्या कहा मैंने? बोलो, एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, इसे कहा जाता है, ठीक है? फिर इन एवरी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द कॉन्ट्रैक्ट में ओनली बी एनफोर्सेबल व्हेन कंसिडरेशन इज देयर। मतलब इनका कहना है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट तभी एनफोर्सेबल होगा जब कंसिडरेशन होता है। हाउएवर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ ऐसे एक्सेप्शन दे के रखे हैं जिसके अंदर बोल के रखा है नो कंसिडरेशन, तो भी फिर भी यहां पर कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी आपको 7 ऐसे एक्सेप्शन के बारे में बताने वाला हूं जिनके अंदर कंसिडरेशन नहीं भी रहा तो भी क्या माना जाएगा बच्चों? तो भी यहां पर कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? जल्दी से बताइए। तो भी यहां पर कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। क्या आपको बातें क्लियर हो रही है क्या? बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या आपको ये बातें क्लियर हो रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं करके? ठीक है, डालो यहां पर हेडिंग डालो, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन। वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन। देखो जनरल रूल क्या है? रूल है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ये जनरल रूल है। पर इसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का मतलब क्या होगा? नो कंसिडरेशन फिर भी क्या होंगे बच्चों? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा बोलो? फिर भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है? ऑलराइट सर। सबसे पहला एग्रीमेंट बिटवीन नेचुरल लव एंड अफेक्शन। एग्रीमेंट बिटवीन नेचुरल लव एंड अफेक्शन। देखो क्या, सुनो सुनो सुनो, ये है बच्चों कौन? हस्बैंड। और ये है कौन? ये है वाइफ। ये क्या है? वाइफ। अब क्या होता है, हस्बैंड वाइफ से वादा करता है क्योंकि हमारी एनिवर्सरी आ रही है तो मैं क्या करूंगा, मैं तुमको हीरे का हार दिलाऊंगा। क्या दिलाऊंगा बोलो? हीरे का हार दिलाऊंगा। वाइफ को लगता है कि ये हस्बैंड बड़ा चुट्टू है करके, है ना, ये अभी तो बड़ी बड़ी बातें करता है और उसके बाद क्या करेगा, और उसके बाद मुझे हार वार नहीं दिलाएगा। तो वाइफ कहती है अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करते हो ना तो एक काम करो, मुझे लिख कर दे दो इस चीज को कि मैं हीरो का हार दिलाऊंगा करके। मतलब मुझे इस चीज को क्या दे दो? राइटिंग में दे दो। तो हस्बैंड अगर राइटिंग में वाइफ को प्रॉमिस करता है, और ये राइटिंग कर हम क्या करते हैं, लॉ में जाके इसको रजिस्टर करवा देते हैं। इस एग्रीमेंट को क्या करवा देते? बोलो, लॉ में जाके हम लोग इसको रजिस्टर करवा देते हैं एग्रीमेंट को। तो मैं आपको एक बात बताऊं, कल चल के अगर हस्बैंड ने हीरो का हार नहीं दिया ना, वाइफ इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर पाएंगी। हस्बैंड ये नहीं बोलेगा कि वाइफ ने मुझे बदले में कोई कंसिडरेशन नहीं दिया तो मैं हीरो का हार क्यों दूं करके, ऐसा हस्बैंड नहीं बोल पाएगा। इसका मतलब सर, अगर दो लव एंड अफेक्शन, देखो क्या, दो पार्टी जिनके बीच में प्यार मोहब्बत होना जरूरी है, इन दोनों के बीच में क्लोज रिलेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लोज रिलेशन के अंदर फादर डॉटर, फादर सन, मदर डॉटर, ये सारे क्लोज रिलेशन यहां पर माने जाते हैं। सर जब दो पार्टीज के बीच में क्लोज रिलेशन होंगे, इनके बीच में राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट होगा और वो लॉ के द्वारा रजिस्टर्ड होता है, तो विदाउट एग्रीमेंट क्यों ना हो, एक्सक्यूज मी, ये एनफोर्सेबल माना जाएगा। क्या माना जाएगा बोलो जल्दी से? ये एनफोर्सेबल माना जाता है। क्या आपको पहली बातें समझ में आ रही है क्या? देखो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, मुझे एक बात बताइए। देखो
राम बिरला, ये राम बिरला करके बेटा एक व्यक्ति है। ये क्या सोचते हैं कि मैं अपने डॉटर में और सन के बीच में क्या करूंगा, प्रॉपर्टी को डिवाइड करूंगा। ये प्रॉपरली उसका राइटिंग में डीड बनाते हैं। ये इसको कोर्ट जा ही रहे थे बच्चों रजिस्टर करने के लिए, तो रजिस्टर होने से पहले ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या डॉटर यहां पर उस अमाउंट को क्लेम कर सकती है क्या, या वो जो भी जिस हिसाब से वो प्रॉपर्टी बांट रहे थे क्या वो उसको क्लेम कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे सर। क्यों? क्योंकि रजिस्टर अभी तक हुआ था क्या, नहीं हुआ था। देखो क्लोज रिलेशन भी होना चाहिए, राइटिंग में भी होना चाहिए, रजिस्टर भी होना चाहिए। क्लोज रिलेशन होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। जब तुम तीनों चारों चीजें साथ में आएंगी तब विदाउट एग्रीमेंट वॉलिड होता है। देखो यहां पर क्या एग्रीमेंट नेचुरल लव एंड अफेक्शन के बीच में, पार्टीज नियर रिलेशन में, राइटिंग में भी है और रजिस्टर्ड भी है। तो इस केस के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे, तब जाके बच्चों ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होगा। सब चीजें होती है तो कॉन्ट्रैक्ट विदाउट इस भी क्या हो जाएगा, ये विदाउट कंसिडरेशन भी एनफोर्सेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो बच्चों, विदाउट इस भी एनफोर्सेबल, विदाउट कंसिडरेशन भी एनफोर्सेबल हो जाएगा। क्या आपको ये बातें समझ आ रही है क्या, बोलो यस। अब देखो क्या, अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये एक सोशल एग्रीमेंट जैसा नहीं लग रहा है क्या। बेटा एक चीज ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है मतलब सोशल एग्रीमेंट के बीच में ये सारी चीजें भी रही ना। आप सोच के देखो, जब नेचुरल लव एंड अफेक्शन के बीच में हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है सोशल रिलेशनशिप जैसा आपको लगने ही वाला है। क्या कहा मैंने, बोलो, आपको लगने ही वाला है। बट एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ, एक्सेप्शन का मतलब हुआ वो जो सोशल रिलेशनशिप नॉन एनफोर्सेबल हो रहा है ना, उसको भी एनफोर्स कराने के काम कर देता है कौन, एक्सेप्शन। कौन कर देता है बोलो बच्चों, एक्सेप्शन कर देता है। कौन कर देता है, एक्सेप्शन का पर्पस ही होता है जनरल रूल से हटके बात करना। तो हटके ही तो बात कर रहा है ये, और क्या कर रहा है ना, इससे ज्यादा और क्या हटेगा, हटके तो बात चल रही है यहां पर। आइए अगला देखो क्या नेक्स्ट। अब सुनो, अब मैं बात करूंगा आपके साथ किसके बारे में, इजी वाले पॉइंट के बारे में, बेलमेंट के बारे में। किसके बारे में बोलो बच्चों, बेलमेंट के बारे में। आइए सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट देखो क्या है, सेकंड पॉइंट है यहां पर बेलमेंट। सर बेलमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपकी घर की स्त्री बिगड़ गई है बच्चों, तो आप क्या करोगे, बाजू वाले की घर की स्त्री लाओगे, उसको यूज करके वापस करोगे आयन, है ना। मान लो जैसे आपकी फॉर एग्जांपल आपका एग्जाम है ना, अरे यार वापस, तो आपका एग्जाम है। अब क्योंकि आपका एग्जाम है और आपकी गाड़ी खराब होगी, तो आप बाजू वाले की घर की गाड़ी लोगे उधारी पर और क्या करोगे, पेपर दे के आओगे। पेपर देने के बाद क्या गाड़ी आपकी हो जाती है क्या, नहीं सर, गाड़ी हमारी नहीं होती, हमको गाड़ी को वापस करना पड़ता है। तो इनका कहना है कि बेलमेंट के लिए हो सकता है आपने कोई अलग से कंसिडरेशन नहीं दिया हो, इसे बोला जाता है क्या, ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। क्या बोला जाता है बोलो बच्चों, ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। तो इसके लिए कंसिडरेशन लगता है क्या, नहीं सर, इसके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं लगता। एक बात ध्यान रखना, नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट के लिए कंसिडरेशन लगता है। जैसे मैंने जूम कार के ऊपर अगर मैंने कार बुकिंग किया तो उसे हम लोग कहते हैं ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। मान लो मैंने फॉर एग्जांपल, बेलमेंट का मतलब क्या होता है, जब हम कोई चीज को डिलीवर करते हैं किसी दूसरे पर्सन को फॉर सम पर्टिकुलर पर्पस, जैसे पंचर वाले को मैंने अपनी गाड़ी दिया रिपेयर करने के लिए, इट इज अ बेलमेंट। उसी प्रकार से जब आपकी गाड़ी खराब हुई ना, तो बाजू वाले व्यक्ति ने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बेलमेंट दिया, अपनी गाड़ी दिया यूज करने के लिए, उसे हम लोग ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो जल्दी से, ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो, ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट का नाम उसे दिया जाता है। समझ में आया क्या, तो ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट के केस में भी आपको क्या नहीं लगता बच्चों, कंसिडरेशन नहीं लगता। क्या काम है बोलो, कंसिडरेशन नहीं लगता। क्या आपको बात है क्लियर, क्लियर, जस्ट अ सेकंड हम आ जाओ। यस, तो मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा यहां पर बेलमेंट के बारे में बात किया, तो देखो यहां पर क्या होगा, देखो 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 जल्दी से, नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू इफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। भैया बेलमेंट करने के लिए कोई कंसिडरेशन नहीं लगता, और खासकर नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। क्या कहा मैंने बोलो, नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट के लिए खासकर नहीं लगता। समझे क्या बात को, यूनिट नंबर 8 के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में आपको बेलमेंट के बारे में पढ़ना है।
चाहे तो आप इंडेक्स में चले जाइए और चेक कर लीजिए यूनिट नंबर 8 का नाम क्या दिया है। बेलमेंट ही नाम दिया होगा उसके अंदर, अगर आप चेक करेंगे ना तो बेलमेंट ही नाम वहां पर दिया होगा, है ना। यस, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। अब मैं बात करूंगा चैरिटी के बारे में। किसके बारे में बोलो बच्चों? चैरिटी के बारे में। अब देखो क्या, सुनो 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 सर, ग्रेटिट्यूअस के लिए नहीं आएगा ना, ग्रेटिट्यूअस नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट के लिए कंसिडरेशन लगता है बच्चों, ठीक है ना। जो ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है उसके लिए कंसिडरेशन नहीं लगता, ठीक है, कंसिडरेशन नहीं लगता, ठीक है। ऑलराइट सर, चलो आओ अब देखो क्या है यहाँ पर। ग्रेटिट्यूअस का मतलब होता है वॉलेंटरीली। अब मैं बात करूंगा चैरिटी के बारे में। सर चैरिटी का मतलब क्या होता है, जैसे देखो मैंने अगर चैरिटी से कोई पैसा दिया, मान लो मंदिर के अंदर ये बोल के कि भगवान प्लीज मुझे 300 प्लस फाउंडेशन में ला देना, अगर 300 प्लस मुझे नहीं आया तो क्या आपका चैरिटी का पैसा वापस ले लेते क्या? कि बोले मैंने चैरिटी में पैसा दिया था मुझे वापस कर दो करके? ऑब्वियसली बात है आप नहीं करोगे। इसका मतलब इनका कहना है कि जो चैरिटी में चीज दी जाती है ना वो विदाउट, क्या कहा मैंने बोलो बच्चों, वो यहां पर चैरिटी, उसमें आप बदले में कोई कंसिडरेशन की अपेक्षा नहीं करते हो कि सामने वाले व्यक्ति ने कोई ना कोई कंसिडरेशन देना ही चाहिए करके, आप ऐसी अपेक्षा इसके अंदर नहीं करते हो। सर चैरिटी की जितनी भी चीजें होती है ये विदाउट कंसिडरेशन यहां पर की जाती है। क्या की जाती है बोलो? विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। ऑलराइट, अब इसके अंदर मैं एक पॉइंट समझाना चाहता हूं। देखो मिस्टर ए ने क्या किया, मंदिर के पुजारी को वादा किया। किस बात का वादा किया? कि मैं 10,000 रुपए तुमको क्या देने वाला हूं, मैं 10,000 रुपए तुमको चैरिटी देने वाला हूं। अब पुजारी ने इस प्रॉमिस के इस पर पुजारी ने एक्सपेंस खर्च दिया 7,000 रुपए का। अब मुझे एक बात बताइए, अब मिस्टर ए क्या करता है बच्चों? मिस्टर ए ना मना कर देता है कि मैं पैसे नहीं दूंगा, पर पुजारी ने उस ट्रस्ट के ऊपर 7,000 रुपए खर्चा कर दिए थे, तो लॉ कहता है अब मिस्टर ए को इस केस में 7,000 रुपयों को पे करना पड़ेगा। क्या? बिल्कुल पे करना पड़ेगा। सर मुझे बताओ अगर पुजारी ने एक्सपेंसेस 12,000 का कर दिया होता तो कितना पैसा पुजारी क्लेम कर पाता मिस्टर ए से? 10,000 रुपए ही क्लेम कर पाता, क्योंकि यहां पर वादा कितने का किया है? 10,000 रुपए का। तो जितना एक प्रोमिसी अंडरटेक करता है लाइबिलिटी, मतलब जितना एक प्रोमिसी वादा करता है पैसा देने का, उतना ही पैसा सामने वाला व्यक्ति मांग सकता है, उससे ज्यादा पैसा वो नहीं मांग सकता। ऐसा कादरनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद में डिसाइड हुआ था। देखो, if the promisee undertakes the liability on the promise of a person to contribute to the charity, the contract shall be valid। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। मिस्टर ए ये नहीं बोल सकता कि पुजारी मुझे बदले में क्या दे रहा है या मंदिर मुझे बदले में क्या दे रहा है करके। ऐसा यहां पर बोला जा सकता है क्या? नहीं सर, ऐसा यहां पर नहीं बोला जा सकता। इस बात का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। समझ में आया क्या? ऑलराइट सर, अगला फिर देखो क्या, फोर्थ एजेंसी। एजेंसी क्या कहता है? अगर मैं किसी भी पर्सन को अपना एजेंट बनाना चाहता हूं, जैसे मैं सल्लू को अपना एजेंट बनाना चाहता हूं, तो क्या मुझे कोई कंसिडरेशन देना या लेना पड़ता है क्या एजेंट बनाने के लिए किसी को? नहीं सर, कोई भी कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जब आप यहां पर एजेंसी को बनाते हो ना, कोई कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस बात का अगेन आप लोग क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। अगला, अब मैं बात करूंगा किसके बारे में बच्चों? कंप्लीटेड गिफ्ट के बारे में। किसके बारे में बोलो जल्दी से मुझे? कंप्लीटेड गिफ्ट के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। इसको हेडिंग डालो, ये इंपॉर्टेंट है आपके, इसका कंप्लीटेड गिफ्ट। कंप्लीटेड गिफ्ट, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों, सारे के सारे लोग ध्यान रखना। सुनो सुनो सुनो, ये जो लकी है ना बच्चों, इस लकी की क्या थी? लकी की शादी हो रही थी। लकी ने क्या किया था? मुझे शादी में बुलाया था बच्चों, मुझे शादी में लकी ने बुलाया था। मैं लकी के शादी में जाता हूं और मैं लकी को क्या गिफ्ट करता हूं? मैं लकी को आईफोन 17 यहां पर गिफ्ट करता हूं। जो नया वाला आईफोन आया है ना, मैं नया वाला आईफोन यहां पर लकी को क्या करता हूं? गिफ्ट करता हूं बच्चों उसके शादी में। लकी ने बोला भी सर देखो बढ़िया से खाना वाना लग गया है करके, पनीर एक नंबर, रसमलाई वगैरह सब कुछ है सर, बढ़िया से खाना खा के जाना करके, एकदम टेंशन फ्री हो के आपने इतना बढ़िया गिफ्ट दिया है करके मुझे, है ना, तो थैंक यू सो मच उसके लिए, और बढ़िया से खाना वाना खा के जाना। पर मैंने लकी से कहा नहीं लकी, मेरा उपवास चल रहा है अभी और मैं खाना तो नहीं खा पाऊंगा, मुझे घर जाना है करके मैं घर जा रहा हूं। मैंने लकी को ग्रीट किया, उन्हें बधाइयां दी और मैं अपने घर के तरफ निकल जाता हूं बेटा, और मैं घर पर पहुंचता हूं।
जैसे ही मैंने घर का दरवाजा खोला ना बेटा, मैं क्या बताऊं आपको, समझना, उधर से मेरी जो वाइफ है ना, वो ऐसा बेलन फेंक के मारती है मेरे तरफ, और मैं बताऊं ये देखो बेलन ऐसा मेरे आंखों के सामने से गया, मैं ऐसा हल्का सा डॉज किया, मैं ऐसा पीछे हुआ और बेलन ऐसा निकल गया। मैंने कहा हाँ नाइस ट्राई बट लवली डॉज बाय मी, है ना। तो यहां पर वाइफ ने कहा निशाना नहीं चुका रे, रिश्ता बीच में आ गया। मैंने कहा क्या हुआ प्रिय, इतना क्यों गुस्से में हो। तो वाइफ कहती है तुमने आज तक मुझे सैमसंग गुरु गिफ्ट में नहीं दिया, और तुम, मैंने सुना हो तुम बच्चों को आईफोन गिफ्ट फिरते हुए बांट रहे हो करके। हाँ मैं क्या सुन रही हूँ करके, एक तुमसे मेरे लिए तो कुछ कभी लाना नहीं हुआ और चले आईफोन फिर। तो मैंने कहा उसमें कौन सी बड़ी बात है करके, मैं, वाइफ कहती है नहीं बस मैं नहीं जानती, आप लकी से क्या बुलाओ, आप लकी से वापस आईफोन बुला लो और उसको लिफाफा पकड़ा दो करके, 2100 रुपए का, 1100 रुपए का लिफाफा पकड़ा दो, आईफोन वापस बुलाओ। मैं नहीं जानती। मैंने कहा ये क्या बात होगी, घर में रहना है कि नहीं। मैंने कहा ओके 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 चिल चिल। मैं लकी को फोन करता हूं, मैंने लकी को कहा लकी मैंने जो तुम्हें गिफ्ट दिया है ना यार, वो गिफ्ट मुझे वापस चाहिए करके। मैंने लकी को पूरा सिचुएशन बताया। लकी कहता है अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, जो गिफ्ट आप दे चुके हो, क्या कहा मैंने, बोलो, जो गिफ्ट आप दे चुके हो उससे आप वापस नहीं मांग सकते। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, मैंने तो तुम्हारे यहां पर रसमलाई भी नहीं खाई, मैंने तो पनीर भी नहीं खाया, मैं ऐसे, मैंने तो कोई कंसिडरेशन भी नहीं लिया, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, लाओ मेरा गिफ्ट वापस लाओ वापस लाओ वापस लाओ। लकी ने कहा नहीं, जो गिफ्ट कंप्लीट होता है ना, जो गिफ्ट एक बार दे दिया जाता है ना, आप उसको वापस मांग सकते हो क्या। नहीं सर आप उसको वापस नहीं मांग सकते, भली वो विदाउट कंसिडरेशन क्यों ना हो। क्या कहा मैंने, बोलो, भली वो विदाउट कंसिडरेशन क्यों ना हो। अब ये सुन के क्या हुआ, प्रगति ने भी मुझे शादी में बुला लिया, बोले सर तो आईफोन फिरते हुए बांट रहे। मैंने प्रगति को भी वादा कर दिया, मैं प्रगति को मैंने वादा किया, मैंने प्रगति को प्रॉमिस किया। क्या प्रॉमिस किया, मैंने ये प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें भी आईफोन दूंगा। पर मुझे एक बात बताइए, लकी का गिफ्ट होने के बाद जब 4 दिन मैं बालकनी में सोया, तो उसके बाद बेटा क्या सही में मैं प्रगति को क्या यहां पर देने वाला हूं, क्या आईफोन देने वाला हूं क्या, बोलो ना जल्दी से मुझे, मैं क्या देने वाला हूं क्या। नहीं सर नहीं देने वाला हूं ना, तो मैं क्या करता हूं, इस प्रॉमिस को नहीं निभाता हूं, तो प्रगति क्या मेरे ऊपर केस कर सकती है क्या, नहीं कर सकती सर, क्योंकि प्रॉमिस टू गिव गिफ्ट, प्रॉमिस टू गिव गिफ्ट इज नॉट एनफोर्सेबल। कंप्लीटेड गिफ्ट एनफोर्सेबल है, प्रॉमिस टू गिव गिफ्ट इज नॉट एनफोर्सेबल, इस बात का ध्यान रखना। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। तो मान लो आप में से कोई जिसको कुछ टेडी टूडी वगैरह मिले होंगे बेटा, यहाँ पर यार चलते रहता है ना, तो आपको मान लो अभी तो आप होता है कि नहीं नहीं अभी तो अपना फॉरएवर है ये एंड फॉरएवर, तो फिर वो 2-4 महीने बाद ऐसे ही है ना पूरा झुंझल जाता है फॉरएवर। तो आपको टेडी वेडी वापस करने की जरूरत नहीं है ना। लड़कियों में खुशी की लहर, ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर आपको कोई भी गिफ्ट रिसीव हुआ है तो वो वापस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कंप्लीट हो चुका है गिफ्ट, इस बात का ध्यान रखना। पर हां अगर प्रॉमिस टू गिव गिफ्ट है ना, प्रॉमिस टू गिव गिफ्ट है ना, तो इस केस के अंदर मैं बताऊं ना आपको, उस केस के अंदर आप अगर मना भी करो ना, तो क्या मुझे बताइए सामने वाला व्यक्ति एनफोर्स कर सकता है क्या, नहीं सर नहीं कर सकता। तो मैंने क्या कहा, कंप्लीट गिफ्ट यहां पर वैलिड होता है, पर प्रॉमिस जो होता है ना, क्या वो एनफोर्सेबल है क्या, नहीं सर वो एनफोर्सेबल नहीं होता। क्या कहा मैंने, बोलो, एनफोर्सेबल नहीं होता। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, बोलो ना बोलो ना बोलो ना मुझे जल्दी से। सर एमबी सर ने प्रॉमिस किया है जिसका इकोनॉमिक्स में 100 on 100 आएगा उन्हें आईफोन देंगे करके, प्रॉमिस किया है ना, इट इज नॉट एनफोर्सेबल। मान लो अगर आपके आ भी गए ना 100 on 100, आप एमबी सर के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते कि नहीं नहीं हमको गिफ्ट चाहिए ही करके, नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है क्या आपको बात है, बोलो ना। यस चलिए सर आ जाओ अगला, नेक्स्ट देखो क्या। In case of completed gift, the rule no consideration, no contract does not apply. Nothing in this section shall affect the validity as between donor and donee as a gift actually made. The gifts do not require any consideration. भैया गिफ्ट के अंदर कोई भी कंसिडरेशन लगता है क्या, नहीं सर नहीं लगता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखो क्या, नेक्स्ट, प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिखो 4th पॉइंट। देखो सर, टाइम बार्ड डेट का मतलब क्या होता है,
ये टाइम बार्ड डेट का होए बबुआ। क्या होता है ये टाइम बार्ड डेट? तो देखो, टाइम बार्ड डेट का मतलब होता है ऐसा डेट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आज प्रियंका को कुछ उधारी दिया, ठीक है? तो मैं आपको एक बात बताऊं, जब से मैंने प्रियंका को उधारी दिया हूं ना, जब से मैंने प्रियंका को उधारी दिया हूं ना, वहां से 3 साल तक, वहां से 3 साल तक मैं क्या कर सकता हूं? प्रियंका से उस डेट को वसूल कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं बोलो बच्चों? प्रियंका से उस डेट को वसूल कर सकता हूं। कब तक? वहां से 3 साल तक। 3 साल कब से? डेट से 3 सालों तक मैं वसूल कर सकता हूं प्रियंका से। क्या? डेट को, मतलब जो उधारी मैंने दिया हूं। पर सर अगर 3 साल बीत गए ना बच्चों, उसके बाद मैं बताऊं, जो भी मेरे राइट है और प्रियंका का ऑब्लिगेशन है ना, ये पूरे के पूरे राइट एंड ऑब्लिगेशन क्या हो जाता है बच्चों? फिनिश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बोलो जल्दी से? फिनिश। मतलब एक उधारी अगर 3 साल से ज्यादा पुरानी हो गई तो आप उसको लॉ के इससे रिकवर नहीं कर सकते। भूल जाओ उस पैसे को, ना तुमको कुछ लेना था ना उसको कुछ देना था, सब कुछ खत्म 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 खत्म। इसे बोला जाता है टाइम बार्ड डेट। क्या बोला जाता है बोलो बच्चों? टाइम बार्ड डेट। समझ में आ रहा है क्या? मतलब 3 साल जब किसी भी डेट को हो जाते हैं तो आप उस पैसे को रिकवर नहीं कर सकते, ऐसा यहां पर लॉ कहता है। पर मुझे एक बात बताइए बच्चों, मेरे जैसे भले आदमी का अगर प्रियंका पैसे डुबाएंगी तो प्रियंका को क्या रात में चैन की नींद आने वाली है क्या? नहीं सर, नहीं आने वाली है प्रियंका को चैन की नींद। क्यों नहीं आने वाली है? इसलिए नहीं आने वाली है बच्चों क्योंकि मेरे जैसे भले आदमी के पैसे डुबा रही है। तो प्रियंका जब सो रही थी ना, अचानक से रात में भगवान आते हैं प्रियंका के सपने में और कहते हैं, प्रियंका बेटा ये तुम क्या कर रही हो? आईजी सर जैसे भले इंसान के पैसे डुबा रही हो, शर्म नहीं आता क्या? इसी के लिए मैंने तुम्हें इंसान मनुष्य का जन्म दिया हो करके, है ना? उनका पे करो अमाउंट, तथास्तु करके चले जाते हैं भगवान जी बेटा। अब प्रियंका एकदम उठती है ऐसा, और प्रियंका आती है अगले दिन और मुझे क्या करती है? प्रियंका मुझसे प्रॉमिस करती है। क्या करती है बोलो? प्रॉमिस करती है, वो भी राइटिंग में। किस बारे में? कि जो टाइम बार्ड डेट था ना, मैं उसको क्या करूंगी? पे करूंगी। मतलब अब क्या हुआ? अब प्रियंका का सर ऑब्लिगेशन आ गया मेरे तरफ, पर सर मेरा तो कोई राइट वाइट नहीं था और बदले में मैं भी कुछ कंसिडरेशन दूंगा नहीं, क्योंकि सर इस पॉइंट पे तो राइट एंड ऑब्लिगेशन पूरे खत्म हो गए थे ना, फिनिश हो गए थे। अब प्रियंका जबरदस्ती का एक प्रॉमिस क्रिएट कर रही है और बदले में मैं कुछ प्रियंका को अब नहीं दे रहा हूं। तो सवाल बनता है सर, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा और एनफोर्सेबल होगा? क्या लॉ कहता है बिल्कुल वैलिड होगा, बिल्कुल एनफोर्सेबल। मतलब अगर कोई व्यक्ति प्रॉमिस करता है राइटिंग में, ध्यान रखना प्रॉमिस होना चाहिए राइटिंग में, किस बारे में? कि मैं टाइम बार्ड डेट को पे करूंगा या करूंगी, तो उस केस में वो चीजें एनफोर्सेबल होती है, अदरवाइज चीजें एनफोर्सेबल नहीं होती है। देखो, अब प्रॉमिस राइटिंग में अगर साइन किया जाता है, मेकिंग बाय द पर्सन या अथराइज एजेंट टू पे टाइम बार्ड डेट इज वैलिड विदाउट कंसिडरेशन। भले ये विदाउट कंसिडरेशन है तो भी वैलिड है। ऑब्वियस सी बात है, 3 साल के बाद ही होना चाहिए ना प्रियंका, वो तो ड्यू डेट से ही 3 साल होगा ना, है ना? ड्यू डेट तक तो वसूल ही कर सकते हैं, वो तो मतलब कॉमन सी बात है। ठीक है, आइए चलो आगे बढ़ेंगे। क्या बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है? क्या फटाफट फटाफट बोलेंगे? क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर क्लियर? सभी लोग सभी लोग सभी लोग, क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर क्लियर? यस। चलो आखिर में देखो, कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज, कुछ नहीं, वो बिल गेट्स वाला एग्जांपल ले लो यहाँ पर कि सर मैंने बिल गेट्स को सर्विसेज दिया था, तब तो उसने मुझे कुछ वादा नहीं किया था, बट बाद में जब वो मुझे वादा कर रहा है तो उस समय मैं उसे कोई कंसिडरेशन नहीं दे रहा हूं, तो वो भी बिल्कुल वैलिड होता है क्योंकि वो पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज से रिलेटेड होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या, a promise to compensate wholly or in part the person who has already done voluntarily something for the promiser is enforceable. In order that a promise to pay past voluntary services, 4 फैक्टर्स होने चाहिए। सर्विसेज वॉलेंटरी होना चाहिए, खुद से मैंने सर्विस देना है कि मैं, जैसे उसने बोला समवन प्लीज सेव माय चाइल्ड और मैं सीधा पानी में कूद गया बेटा। दूसरा, मैंने सर्विस को रेंडर किया प्रॉमिसर के लिए, मतलब उसके बेनिफिट के लिए प्रॉमिसर दिया। प्रॉमिसर वहां पर मौजूद था जब मैं सर्विस को दे रहा था, और प्रॉमिसर का इंटेंशन होना चाहिए मुझे कंपनसेट करने का, मतलब कि मुझे पैसा देने का उसका इंटेंशन होना चाहिए। तो इन चारों
केसेस के अंदर जब हो जाता है तो मैं बोलता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट यहां पर क्या होंगे, एनफोर्सेबल होंगे, भली विदाउट कंसिडरेशन क्यों ना हो, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होने वाला है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल होने वाला है। क्या कहा मैंने? बोलो। बिल्कुल बिल्कुल होने वाला है। डन? डन है, डन है, डन है। तो बताइए मुझे जल्दी से, डन डना डन डन। तो मैं चलूं फिर आगे, फिर मैं बढ़ू आगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। क्या आपको पूरी बातें एब्सोल्युटली क्लियर है? क्या बोलिए ना, क्या आपको पूरी बातें एब्सोल्युटली क्लियर? क्लियर? फटाफट फटाफट, क्लियर क्लियर, यस। चलो, तो दोस्तों यहां पर अपना क्या समाप्त होता है, यहां पर अपना जो यूनिट नंबर 2 है ना, ये यूनिट नंबर 2 भी अपना यहां पर क्या हो जाता है बच्चों, फिनिश ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो यूनिट नंबर 2 भी अपना हो जाता है यहां पर समाप्त। इस बात का ध्यान रखना। ऑलराइट सर। हाँ, अब हमारा अगला जो सेशन होने वाला है वो कौन सा होगा बच्चों? वो हमारा क्वेश्चन एंड आंसर्स का होने वाला है।